वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुन आफ्ताब सिंह। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करवा चुका है। प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात यह, अर्थशास्त्र काफ़ी डिटेल है। 12th क्लास में, इंटर में अगर देखा जाए तो 3 बुकें आती हैं, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। और उनमें से क्या क्या पढ़ना है तो वो चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। गिनी चुनी चीज़ें लेंगे जो 15-20 वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स, या 10 या 15 वीडियो में पूरा ये इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाए। मेन चीज़ें देखेंगे जो कि पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। जहाँ भी अर्थ शब्द आ जाए, अर्थ या आर्थिक, इसका मतलब होता है धन, मतलब धन से संबंधित। अर्थ या अर्थशास्त्र, अर्थ या आर्थिक मतलब धन। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का शास्त्र, मतलब धन संबंधी कोई भी अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर आर्थिक गतिविधियों का सिद्धांत व नियम। आर्थिक आगे, आर्थिक मतलब वही धन, धन संबंधी जो भी देश में या कहीं भी गतिविधि होती है किसी भी लेवल पर, उसके जो भी सिद्धांत और नियम हैं वो सभी अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इन्हीं सिद्धांत और नियमों का व्यवहार में प्रयोग होता है। व्यवहारिक प्रयोग जो हो गया, उसको यूज कर रहे हैं, वो तो होगी अर्थव्यवस्था, और उसका जो सिद्धांत और नियम है वो अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र एक लिखा हुआ एक सिद्धांत और नियम है, उनका अगर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था हो जाती है। अब अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो शब्द आया वो सबसे पहले अरस्तु ने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स, वहां से ये शब्द आया। तो इसकी शुरुआत इकोनॉमिक्स जो थी वो अरस्तु ने की थी। ठीक, उन्होंने इसको बहुत छोटे लेवल पर एक घर के मैनेजमेंट के ऊपर ये बुक लिखी थी। लेकिन अब यही चीज़ बड़े देश के मैनेजमेंट के रूप में भी यही चीज़ अब काफ़ी डिटेल हो गई है। तो अरस्तु ने इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र का जो पितामह या जनक बोलते हैं, क्योंकि डिटेल अगर अर्थशास्त्र के बारे में किसी ने बताया तो वो एडम स्मिथ ने बताया है। स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। तो ये बुक का नाम याद रखना है, क्योंकि एडम स्मिथ की बुक का नाम आ जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। या अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। मेन टॉपिक यहाँ देखने वाले हैं जो क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है। तो ये बुक याद रखनी है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु ने। अब बात करते हैं कि भारत के जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो विश्वरैया। ठीक, ये भारत के अर्थशास्त्र के जनक हो गए। अब अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सूक्ष्म लेवल पर या इकाई लेवल पर अध्ययन किया जाता है। किसी भी चीज़ की, एक चीज़ का अगर अध्ययन किया जाए, जैसे कंपनियां, तो देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों की अगर बात करें तो वो समष्टि में आ जाए। समष्टि मतलब सभी, सारी, समष्टि में सभी कंपनियों, पूरे देश की सभी कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो समष्टि में आ जाएंगी। और अगर किसी एक कंपनी, पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में उसका अध्ययन करेंगे तो वो व्यष्टि में आ जाएगा। तो व्यष्टि में क्या है, यूनिट का अध्ययन किया जाता है, एक चीज़ का, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक घर हो या एक कंपनी हो, उसका जो भी लेखा जोखा है उसके बारे में। समष्टि में किसी गाँव के सभी व्यक्ति हो गए, या किसी शहर के सभी व्यक्ति, किसी कंपनी के सभी व्यक्ति, ठीक, या किसी गांव के सभी घर, किसी शहर के सभी घर, किसी देश के सभी घरों के बारे में कोई अध्ययन चल रहा है, कोई अगर उनका बारे में कोई अध्ययन कर रहे हैं तो वो समष्टि में आ जाएंगे। या पूरे देश के सभी कंपनियां होंगी, पूरे देश के सभी घर हो गए, पूरे देश के सभी लोगों के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं तो वो समष्टि में। समष्टि एक डिटेल हो गया, व्यष्टि केवल उसका एक इकाई होगी, उसकी एक इकाई का अध्ययन। अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जैसे बताया था कि ये जो सिद्धांत और नियम होते हैं, इनका व्यवहारिक यूज ही अर्थव्यवस्था है। उनका व्यवहारिक यूज ऐसे किया जाता है कि खर्चा तो हो कम और जो उत्पाद है वो अधिक से अधिक हो सके, यानी कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो सके। न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पाद कैसे प्राप्त हो, वो हो गया अर्थव्यवस्था। और वो कैसे होता है, उन सिद्धांतों नियमों के ऊपर चलकर। अब अर्थव्यवस्था को जो बांटा गया है वो 3 भागों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें हमने वही टॉपिक लिखे जो ज़्यादातर सीधे क्वेश्चन में से उठ के आ जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जैसे कि कोई भी इसमें आदमी अपनी कंपनी खोलने के लिए स्वतंत्र होता है, सरकारी हस्तक्षेप इसमें ना के बराबर होता है, सरकार ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आदमी खुद से निर्णय लेने में, खुद से नीति बनाने में अपनी कंपनी की स्वतंत्र होता है। तो अहस्तक्षेप होता है इसमें, मतलब कि कोई सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता। निजी स्वामी होता है, कंपनियों के जो मालिक होते हैं, कोई भी व्यक्ति निजी होता है, कोई भी व्यक्ति कंपनी खोल सकता है।
प्रतिस्पर्धा इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ एक आदमी ने कंपनी खोल ली, फिर दूसरी वहीं बराबर किसी और आदमी ने कंपनी खोल ली, वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो कुछ और रेट रख रहा है, उससे कम किसी दूसरी कंपनी ने उससे और कम रेट कर दिए, जबकि बाकी में सरकार अपना रेट पे कंट्रोल करती है। जैसे भारत में क्या होता है कि चीनी के या दालों के, आटे के या गेहूं के दाम कुछ हद तक सरकार भी कंट्रोल करती है चीज़ों के दामों को, पेट्रोल डीजल। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता, सरकार का कंट्रोल ना के बराबर होता है। तो वहाँ आपस में कंपटीशन चलता रहता है कंपनियों के बीच, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा अधिकतम होती है। अधिकतम लाभ उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य होता है यह आ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो अधिकतम लाभ। कंपनी होती है, किसी मालिक की होती है, तो मालिक तो यही सोचता है कि कैसे मुझे अधिकतम लाभ हो। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक मतलब धन संबंधी, तो कोई भी मतलब हस्तक्षेप तो होता नहीं है, आदमी स्वतंत्र होता है खुद के डिसीजन, खुद के नियम बनाने के लिए किसी भी कंपनी के। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो ये काफ़ी अहम है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ हैं, ठीक है, बताया था अभी। स्कॉटलैंड के निवासी हैं ये, स्कॉटलैंड के एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के भी जनक हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक हैं। बुक इन्होंने जो लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बारे में जिक्र है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था अहस्तक्षेप का सिद्धांत, और अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं होना, तो वो क्या होगी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही होगी। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका और कनाडा वगैरह में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि समाज को ध्यान में रख के व्यवस्था बनाई जाए, तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है समाज का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन यहीं से ही उठ के आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सी जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बोली जा सकती है या अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। बाजार प्रतिस्पर्धा इसमें ना नहीं होती है, ना के बराबर होती है, कम होती है काफ़ी, इसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाज के कल्याण के लिए होती है और सरकार का इस पर नियंत्रण रहता है। जब सरकार का नियंत्रण रहता है तो रेट जो होती है बहुत सारी चीज़ों की सरकार तय करती है। तो जब सरकार तय कर दी कि हाँ इसका इतना रेट है, तो वो तो कोई प्रतिस्पर्धा आपस में हुई नहीं। केंद्रीय आर्थिक नियंत्रण, केंद्रीय आर्थिक नियंत्रण मतलब कि सरकार का इस पर कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। आर्थिक समानता होती है, सरकार ध्यान रखती है कि गरीबों को ऐसा ना हो कि गरीबों को खाने के लिए अन्न भी ना बचे, तो रेट वगैरह उसी हिसाब से रखे जाते हैं जो एक समानता बन गया, हर कैटेगरी का आदमी उस चीज़ को यूज़ कर सके। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र कहाँ मिलता है, तो कार्ल मार्क्स हैं जर्मनी के, उन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल 1867 में, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र है। जो कार्ल मार्क्स हैं वो हैं जर्मनी के, ठीक। कहाँ पाई जाती है, तो चीन ने इसको अपनाया हुआ है, सोवियत संघ ने भी, अब तो यूएसएसआर जो है उसका विघटन हो चुका है। उसके बाद में क्यूबा और उत्तर कोरिया ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। फिर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला के जो अर्थव्यवस्था बनती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, कंपनियां बनाती हैं, अपने रेट तय कर देती हैं, वो अपने मनचाहे दामों पर बेचती हैं लग्जरी चीज़ों को। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे कि अन्न वगैरह, गेहूँ हो गया या फिर पेट्रोल वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके जो रेट होते हैं वो सरकार तय करती है। तो कुछ में सरकार तय करती है और कुछ में लोग स्वतंत्र होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें भारत में पाई जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वही ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अधिकार इसमें निहित होते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं। अब ये चीज़ क्यों कब बनी, तो 1929 में एक वैश्विक महामारी आई थी, उसकी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा लोच लाया गया। उसको इस अर्थव्यवस्था में काफ़ी लोग मतलब उनका शोषित हो रहे थे, गरीब जो लोग थे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उसको थोड़ा उदार बनाया गया और उसमें समाजवादी कुछ नियम भी फॉलो किए गए थे पूंजीवादी में। तो अपने आप में एक नई अर्थव्यवस्था बन के आ गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ इसका जिक्र मिलता है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं ब्रिटिश के हैं, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें इसका जिक्र मिलता है। हालांकि दो बुक लिखी थी, इंटरेस्ट एंड मनी भी लिखी थी, लेकिन तो ये वाली बुक याद रखनी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल से है। कहाँ पाई जाती है, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका
जो भी भारतीय कॉन्टिनेंट है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये है मेन अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। अब इसके बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता है और भी अर्थव्यवस्था के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। तो ये प्रकार नहीं है, एक तरह से अलग से आ सकता है कि ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसलिए देख लेना है। जैसे द्वैध अर्थव्यवस्था होगी, समांतर अर्थव्यवस्था, ये प्रकार नहीं है, अलग से ये थोड़ा एक अर्थव्यवस्था का नए वक्त के हिसाब से नए नए शब्द आ रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। द्वैध अर्थव्यवस्था क्या है? परंपरागत और आधुनिक दोनों ही टाइप की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका मिश्रण जो है वो द्वैध अर्थव्यवस्था में आ जाता है। जैसे हम देखें, पहले अर्थव्यवस्था में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, और अब जो अर्थव्यवस्था है वो मुद्रा पर डिपेंड है। पहले क्या थी, एक चीज़ लेता था आदमी, बदले में दूसरी चीज़ देता था। अगर गेहूँ चाहिए तो गेहूँ ले लिया, बदले में कोई जानवर उसको दे दिया। इस तरह से वस्तु विनिमय चलता था। एक वस्तु मेरे ज़रूरत की मैं ले लूँगा, उसकी ज़रूरत की जो होगी बदले में उसे दे दूँगा, तो वो होगी वस्तु विनिमय। और आज के टाइम में पैसों से लेन देन होता है, तो मुद्रा। भारत क्या है, दोनों चीज़ें देखता है। जैसे रूस से हम वस्तु विनिमय ज़्यादातर करते हैं, रूस से हथियार खरीदते हैं, बदले में जो जरूरी दैनिक यूज़ की चीज़ें होती हैं, गेहूँ वगैरह, वो रूस को निर्यात करते हैं। तो भारत में वस्तु विनिमय भी देखने को मिलता है, और उसके अलावा मुद्रा का प्रचलन तो है ही है बाकी देशों के साथ। तो द्वैध अर्थव्यवस्था जो है ये उभर के आ रही है। जैसे कि भारत। समानांतर अर्थव्यवस्था, ये क्या होता है, जब काला धन, ब्लैक मनी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट की सरकार चलती है और एक तरफ जो काला धन है वो भी प्रचलन में चलता रहता है। ब्लैक मनी हो गया या फिर नकली नोट वगैरह, नकली करेंसी हो गया, तो वो भी साइड में अपने आप में चलती रहती है। तो उसकी वजह से एक नई अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया, समांतर अर्थव्यवस्था। इसका प्रभाव क्या होता है कि सरकार कोई भी मौद्रिक नीति बनाती है, पैसों से संबंधित कोई नियम कायदे कानून, तो वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाते, क्योंकि ब्लैक मनी भी साइड में चल रही है, उससे उसकी पूर्ति कर देते हैं। जो लोग काले धन के ज़्यादा वो होते हैं लालची, वो ब्लैक मनी से या फिर अपना नकली नोट वगैरह होते हैं, उनसे सरकार की नीतियों को फेल कर देते हैं। तो मौद्रिक नीति जो होती है सरकार की, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था लागू होती है। तो वो 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, फिर कार्य के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। तो वो क्षेत्र देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें 3 क्षेत्र आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो हम सीधे, जो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, वो सोर्स जो सीधे नेचर से, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, वो प्राथमिक स्रोत हो जाते हैं। जैसे कि हम खेती करते हैं, सीधे प्रकृति से जमीन से हमें मिल रहा है, वो प्राथमिक स्रोत हो गए। खेती से जो भी हमें इनकम हो रही है वो प्राथमिक स्रोत से होगी। उसके बाद में जमीन से हम कोयला, पेट्रोल, डीजल निकालते हैं, ये भी प्राथमिक स्रोत हो गया। और भी जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक। तो कोई भी पालन हो गया पशुओं से संबंधित, वो सारा प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। इसमें प्रकृति से डायरेक्ट हमें चीज़ें, मुनाफा प्राप्त होता है। दूसरा हो गया निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे हम कुछ नया आइटम बना देते हैं कंपनियों में ले आके, वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि हमें कपास जो होती है वो खेती से मिलती है, कृषि से, तो कपास हो गया प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर हम उसको कारखाने में जाके अगर कपड़े बनाते हैं तो कपड़ा हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तो कोई भी कारखाने या फैक्ट्री वगैरह में कोई भी आइटम बनता है, वो सब आगे निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र में। आलू जो हो गया वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, लेकिन कंपनियों में जाकर उसका चिप्स वगैरह बनना है, वो अपना मॉडिफाई करके कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र में। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। इसमें कोई वस्तु खरीदी बेची नहीं जाती, बल्कि सेवा की जाती है। अगर हम बस में यात्रा करें तो हम फिर भी बस वाले को पैसे देते हैं टिकट के लिए। बस वाले ने हमें कोई चीज़ बेची तो है नहीं, जो वो हमें कोई चीज़ दे रहा है, बदले में हम उसको पैसे दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, हमारी मेहनत को कम कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है। तो इस तरह के काम जो होते हैं, जैसे हम कोई पोस्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, तो वहाँ हमें कुछ खरीदा तो है नहीं, सिर्फ एक काम करवाए। तो कोई भी अगर काम करवाते हैं तो वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का नाम भी रखते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो कोई भी नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, या घर की कोई दुकान वगैरह चला रहे हैं, वो ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में किस क्षेत्र का कितना परसेंट, भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र पे भारत 16% डिपेंड करता है प्रेजेंट में, ये जो आंकड़े हैं प्रेजेंट के हैं। द्वितीय क्षेत्र का 28% योगदान रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और तृतीय क्षेत्र का 55%। जो विकसित देश होते हैं उनमें ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र, वो ज़्यादा
डिपेंड करता है, यहाँ से ज़्यादा इनकम होती है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें, गल्फ़ कंट्री वगैरह, तो वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो वहाँ जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र उससे ही ज़्यादातर इनकम है। हालांकि जो पेट्रोल वगैरह पाई जाती है ज़मीन में तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जैसे इराक वगैरह में पेट्रोल ज़्यादा पाई जा रही है, कतर में, तो वो प्राथमिक क्षेत्र से हो गया। अब दूसरा है कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि रोजगार की शर्तें और काम निश्चित होते हैं कि तुम्हें इतने घंटे आना है, इतने घंटे काम करना है, इतने पैसे मिलेंगे, उससे ना कम ना ज़्यादा। जो भी सरकारी कंपनी हो गई या सरकार से पंजीकृत कंपनी होगी बड़ी बड़ी, जैसे टाटा की कंपनी होगी, रिलायंस की होगी, इनमें सब चीज़ निश्चित होती है, इतने घंटे आना है, इतने घंटे जाना है, सब चीज़ निश्चित। तो ये सारे आ जाते हैं संगठित क्षेत्र में। सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, ये सब संगठित क्षेत्र में आ गई, क्योंकि इनका टाइम टेबल हर चीज़ निश्चित रहता है। असंगठित क्षेत्र क्या हो गया, इनका टाइम टेबल कुछ भी निश्चित नहीं रहता, ना समय, ना वेतन, ना छुट्टी। जो रोजगार होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे मान लो अगर खुद की ही दुकान है, तो हम बैठे हैं, मन कर रहा है जब तक बैठ के, फिर 8 बजे कभी दुकान बंद कर दी, कभी 9 बजे दुकान बंद कर दी, तो ये आ गया असंगठित क्षेत्र में। खेती कर रहे हैं, अभी खेती कर ली, आज मन नहीं करा, कल को जाके कटाई कर दी, तो ये जिसमें कोई निश्चित समय वगैरह ना हो, समय, वेतन, छुट्टी, तो वो होगी कृषि। अभी बाढ़ आ गई, खेती जो है वो सारी तबाह होगी, तो उसका हमें कोई पैसा नहीं मिला, तो उसका वेतन भी निश्चित नहीं है। अगर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं, वही काम अगर किसी के लिए करते हैं, वहाँ पैसा मिलता है, चाहे उसका काम बने या बिगड़े। तो इसमें सब कुछ अनिश्चित होता है, समय, वेतन, छुट्टी अनिश्चित होता है। जैसे कृषि होगी या खुद का कोई प्राइवेट काम हो गया, या दुकान वगैरह, कोई भी प्राइवेट काम, वो सारे असंगठित क्षेत्र में आ गए। अब है स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। तो सार्वजनिक क्षेत्र, इनका जो इंग्लिश है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वो उसको साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा इनके इंग्लिश वाले वर्ड ज़्यादा आते हैं, तो जो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा फेमस है उनको हम इंग्लिश में भी देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, दूसरा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, तीसरा संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर, और चौथा सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र वो हो गए जिसमें एक जन कल्याण के लिए होते हैं, समाज की भलाई के लिए, वो हो गए सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र जो पर्सनल होते हैं, निजी व्यक्तियों के, वो प्राइवेट सेक्टर में आ गए। संयुक्त क्या हो गया, इन दोनों का मिश्रण। और तीसरा हो गया सहकारी। सहकारी में क्या है कि होते तो प्राइवेट हैं, लेकिन कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से भी इसमें पालन करते रहते हैं। सरकार जो है वो दिशा निर्देश देती रहती है, तो उनका भी पालन इसमें होता है, तो वो हो गए सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आज अर्थव्यवस्था का यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट उसमें वीडियो में जीडीपी, जीएनपी वगैरह जो भी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, जैसे जीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जीडीपी, जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद वगैरह, इसको नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करते हैं। और लगभग 15 वीडियो में, 12-15 वीडियो में पूरी अर्थशास्त्र को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।